हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों, आज हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन को समझेंगे, इसके क्या क्या शेप्स हो सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लगाएंगे। तो इसीलिए आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसे भी किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो बेटा, होता क्या है कि अगर बेसिक में बात करूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रीजन, वो क्षेत्र जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उस सरफेस को, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो एक ऐसा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए हम बात करते हैं। आपको पता है कि जैसे कोई अगर ये प्लस क्यू चार्ज है मान लीजिए, ठीक है, और ये आर डिस्टेंस पे इससे अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या निकलेगा, सोचिए, ये निकलेगा के क्यू अपान आर। ठीक है, अगर इधर भी आप आर डिस्टेंस पे एक पोटेंशियल निकालें तो कैसे निकलेगा, के क्यू अपान आर। इधर आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाले बच्चों तो कैसे निकलेगा, के क्यू अपान आर। इधर एक आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाले तो कैसा निकलेगा, के क्यू अपान आर। मतलब हर चारों तरफ, ठीक है, अगर आप बात कीजिए तो चारों तरफ आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपान आर। अब इधर ही इधर नहीं, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपान आर। यहाँ पे आर डिस्टेंस पे के क्यू अपान आर। मतलब अगर आप सारे पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे और पूरा 3D में यस चार्ज इधर इधर आर 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 सब जगह, तो क्या हो गया अभी, के क्यू अपान आर। बट आप इधर लेंगे ना तो भी के क्यू अपान आर, इधर लेंगे तो भी के क्यू अपान आर, इधर लेंगे तो भी के क्यू अपान आर। इधर क्यों, क्योंकि आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होना है, के क्यू अपान आर, जहाँ पर के की वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एयर के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इससे ये पता चलता है बच्चों कि हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम। जब हर जगह पोटेंशियल सेम है तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स को, भाई एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चारों तरफ से जब पॉइंट्स को मिलाओगे तो कैसा शेप बनेगा, स्फीयर बनेगा। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो उस पॉइंट के चारों तरफ एक ऐसा स्फीयर बन सकता है जहां पर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो वो पॉइंट, वो सरफेस कैसा बन जाएगा, वो सरफेस बन जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट का जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा किसी सरफेस का तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इसका मतलब हमको ये क्लियर हो चुका है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों, तो एक और ख़ास बात यहाँ पे पता चलती है, क्या, कि किसी पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस तो कैसा हो गया, स्फेरिकल हो गया। पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल। लेकिन अगर कोई लाइन चार्ज आ जाए, ऐसा सोचो, ये अब इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होता है। इस लाइन चार्ज को एक्सिस मान के अगर आप कोई भी सिलेंडर ड्रा कर देंगे तो उस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। कहाँ पे, कर्व्ड सरफेस के, जैसे ये सिलेंडर है पूरा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस पे, ना कि प्लेन सरफेस पे, केवल कर्व्ड सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब इसको एक्सिस मान के आप जितने भी सिलेंडर ड्रॉ कर दीजिए वो सब क्या होंगे, वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होंगे। जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से ही हमने समझा, हमने कहा एक स्फीयर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसे छोटा स्फीयर ड्रॉ कर दो,
वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। इससे बड़ा स्फीयर ड्रा कर दो, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? यही नहीं बच्चों, अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसे, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे प्लेन बन जाता है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड एक प्लेन ड्रा कर दो, वो प्लेन क्या बन जाता है? वो बन जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों सबसे बड़ी बात पता है क्यों? ये अगर आप ध्यान से देखिए तो आपने क्या कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी? कहाँ? कि अगर कोई इनफाइनाइट सेपरेशन की चार्ज शीट है, कैसी है? इनफाइनाइट सेपरेशन की चार्ज शीट, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी? यूनिफॉर्म होती थी, हर जगह एक जैसी होती थी, वो आर पे डिपेंड नहीं करती थी। क्यों? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ठीक है, इन्फिनिटी तक जब ये शीट होती थी, सिंगल लेयर है चार्ज की, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती थी, यूनिफॉर्म होती थी इसके पास में और बीच में कहीं। जब ऐसी सिचुएशन थी तो वहाँ पे कैसा बनेगा? प्लेन। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है? प्लेन बनता है। या मैं कहूँ कि कोई इनफाइनाइट सेपरेशन की चार्ज शीट है, तो चार्ज शीट के पैरेलल में जितने भी आप कर्टेन लगाएंगे वो सब क्या होंगे? वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यह पूरा चार्ज शीट हो, पूरी वॉल ये क्या हो? चार्ज शीट हो, पूरा चार्ज हो अच्छे से, ठीक है, वन लेयर में, और इसके सामने हम एक कर्टेन लगा दें छोटा सा, टिंग, तो वो कर्टेन कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि उस शीट की वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। आर पे डिपेंड ही नहीं करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है? प्लेन। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा। तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कब मिलेगा? या तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो कैसे भी प्रोड्यूस हो रही हो, जैसे कि किसी अगर चार्ज शीट की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाले तो भी क्या होगा? प्लेन। मतलब एक ही प्लेन नहीं, बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं ऐसे। अब आप एक और प्लेन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला प्लेन भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएंगे। अब बच्चों बात यहाँ पे आती है कि अच्छा ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो हमने समझ लिया कि कोई ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अच्छा, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल। उस चार्ज को सेंटर मान के कोई भी आप स्फेयर ड्रा कर दीजिए, छोटी रेडियस का या बड़ी रेडियस का, वो सब क्या होंगे? वो स्फेयर जो होंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। इसके बाद हमने समझा कि अगर कोई लाइन चार्ज है तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? वो सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। हमने समझा कोई प्लेन शीट है इनफाइनाइट सेपरेशन की, उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं? तो वो प्लेन बनते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो सकता है। तो देखिए बच्चों, डायपोल का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और एक निगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायपोल। मीन्स अगर दो अपोजिट चार्ज हैं तो इनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, हम ये समझेंगे यहाँ पे। तो बच्चों होता क्या है, इनका इक्विपोटेंशियल आपको मैंने बताया था कि जैसे दो चार्ज होते हैं या कोई डायपोल है तो उसके बीच में तो यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। तो एक प्लेन तो यहीं मिल जाता है, इस पूरे प्लेन पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ये ऐसे प्लेन पूरा अंदर तक, ठीक है। ये पूरा प्लेन क्या होता है? इक्विपोटेंशियल। इसके बाद बच्चों कुछ इस टाइप के यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे, बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होंगे, ठीक है, और बाहर क्या होंगे?
थोड़ा सा अवे होंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। बीच में क्लोजर क्यों होते हैं? क्योंकि वही बात कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? स्ट्रांग होती है। जब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास बनते हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ऐसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। ये सरफेस कैसे होंगे बच्चों? ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ठीक है। इधर बहुत दूर और बीच में पास। तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है। ये सब क्या होंगे? ये होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक डायपोल का भी आप समझ सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा, या फिर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव हो तो भी उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस टाइप से बनेंगे। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों कि अगर ये अलग अलग ही तो क्या थे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज था, अगर ये डिफरेंट चार्ज ना होकर के, मीन्स कह सकते हैं ये अलग अलग टाइप के चार्ज ना होकर के सेम टाइप के सिमिलर चार्ज हो, मतलब ये डिसिमिलर चार्ज ना हो, सिमिलर चार्ज हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए बच्चों यहाँ पे, इसको हटाएं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल या डिसिमिलर। तो बच्चों अगर कोई दो सिमिलर चार्ज है, ठीक है, अगर कोई दो सिमिलर चार्ज हैं उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? तो मान लीजिए कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए बना लेते हैं, कोई बात नहीं। दो निगेटिव के लिए भी आप बना सकते हैं सेम टाइप से। तो बच्चों इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रैक्टिकली देखा गया कुछ इस टाइप से मिलता है। मतलब क्या हुआ? इधर क्लोज होगा चार्ज के, ठीक है, उधर क्या होगा? सेपरेटेड होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे कि इधर से क्लोज, इधर से क्लोजर होंगे और इधर से क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकते हैं, कुछ इस टाइप से। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके होंगे? ये होंगे जब दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे के करीब रखे होंगे तो उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी बना लीजिए बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज था और ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस था, एक स्फेरिकल, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि अब अगर इस सरफेस के, ठीक है, एक पॉइंट से ए से दूसरे पॉइंट तक बी तक हम किसी चार्ज को लेकर जाएंगे तो कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो बात मेरी क्लियर हो गई है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कोई वर्क नहीं होता। इसका मतलब ऑन मूविंग टेस्ट चार्ज, अभी टेस्ट चार्ज की बात करोगे, फ्रॉम वन पॉइंट टू other point at same equipotential
सरफेस। ठीक है, मतलब अगर किसी एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज ले जाओगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। तो जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ए पॉइंट का अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो वी निकलेगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वी निकलेगा। जब ए और बी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम निकल आया है तो ए से बी तक चार्ज को ले जाने में वर्क कितना आएगा भाई, वर्क इक्वल टू क्या होता है, क्यू, जो भी लेकर जा रहे हैं यानी कि क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए से बी तक ले जाने में, तो ए से बी तक ले जाने में वर्क, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब वी बी माइनस वी ए। तो आ जाएगा क्यू नॉट वी माइनस वी मतलब 0। तो डब्ल्यू ए टू बी कितना आ जाएगा, तो डब्ल्यू ए टू बी आ जाएगा 0। तो ध्यान रखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ता। मतलब यहां से ए से बी तक लाने में 0 है, अभी ए से उठा के सी तक ला रहे होते यहां तक, तो यहां का भी तो पोटेंशियल वही होता v, क्योंकि सेम इक्विपोटेंशियल हर जगह का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अभी a से c तक लाना होता ना, तो WA टू C ये भी 0 आ जाता। क्यों, VC माइनस VA वो भी 0 बन जाता। अब यहां से यहां लाओ, चाहे 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 यहां से यहां लाओ, हर जगह एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्टिंग करने में नेटवर्क क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि वर्क डन इज 0 ऑन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर। तो ये हमें क्लियर हो चुका है कि वर्क डन इज 0 ऑन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी ये आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, किससे, फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब ये हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए आप ये सोच सकते हैं कि हमको पता है रिलेशन dV इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट dr। dV इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट dr। अब कोई भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लें, चलिए हम स्फेरिकल की बात कर देते हैं, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और इसकी वजह से एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसके दो पॉइंट जो बिल्कुल पास पास होंगे, ये दोनों, मान लो ये यहाँ का A पॉइंट है, इधर वाला ये B पॉइंट है। तो A से B पॉइंट का चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, क्यों, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो हर पॉइंट का यहाँ तो पोटेंशियल सेम है, अगर यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह भी, तो अगर जस्ट जुड़े हुए दो पॉइंट है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब VB माइनस VA, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना आएगा, 0। वो दोनों बहुत नियर बाई पॉइंट, बहुत पास पास। जब इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि अगर दो नियर बाई पॉइंट्स की बात करें तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो फॉर नियर बाई पॉइंट्स E डॉट dr कितना होगा, 0। जब ऐसा हो जाएगा तो ये क्या होगा, E dr, भाई A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा।
तो ई डॉट डी आर क्या आएगा, ई डी आर कॉस इनके बीच का एंगल, तो मान लो वो थीटा है, ई और डी आर के बीच का, ये डी आर है डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस है डी आर ए और बी के बीच की, ठीक है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, जीरो। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों तो वैल्यूज हैं, तो इधर जीरो में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। यानी कि हमें ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी कॉस थीटा की वैल्यू वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। थीटा के 90 होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा था ये किसके बीच का एंगल था, ई और डी आर, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का ये एंगल है। इसका मतलब हुआ कि ई परपेंडिकुलर होगा किससे, डी आर से। इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसा, डी आर ऐसे, तो ये ऐसा, ऐसे यहाँ भी डी आर लोगे तो ऐसा, यहाँ भी लोगे तो ऐसा। कहने का सेंस ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, देखो परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। तो ये डेफिनेशन हमारी क्या, ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी आर। इसका मतलब हुआ कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब यही नहीं, कोई भी देख लो, अभी देखो याद करो, अभी मैंने क्या समझाया था तुमको कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता था, कुछ ऐसा। क्यों, तो यहां पे जो ये प्लेन बनता था इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही तो था। देखो ध्यान से, अगर आप बात करो कि कोई लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी मैंने कैसा बनाना सिखाया, अभी मैंने सिखाया कि उसको एक्सिस मान के आप कोई भी सिलेंडर बना दीजिए, वो क्या होगा, उसका कर्व सरफेस इक्विपोटेंशियल पर होता है। अब सोचो ना, कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो हमने बताया था ना कि अगर इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन तक ये चार्ज है, ठीक है, कोई लीनियर चार्ज इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन तक है, अनंत तक ऐसे फैला हुआ है एक वायर पे, तो इसके हर जगह पर ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर, ऐसे बाहर की तरफ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया ऐसे है, तो एरिया से क्या हो रहा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ पे भी ई जो है वो डी आर यानी कि सरफेस से परपेंडिकुलर है। इससे हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर ही होती है। क्लियर। और ये रिलेशन आप यहां से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर अगली प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पास पास होते हैं। इसका मतलब अगर कहीं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होंगे, वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा दूर दूर होंगे, सेपरेटेड होंगे। कैसे, जैसे समझो ये क्यों होता है, पहले तो हमको ये समझना चाहिए। तो भाई हमको ये पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो E इज इक्वल टू होता है माइनस का dV अपान dr। ठीक है, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट ले लिया जाए, ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का इक्विपोटेंशियल क्या ले लिया जाए, कांस्टेंट, तो उस सिचुएशन में E डिपेंड करेगी 1 अपान dr पे। E कहां डिपेंड करेगी, 1 अपान dr पे। भाई माइनस साइन तो ये बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है। मेन हमें यहां मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो अगर हम यहां मैग्नीट्यूड की बात कर लेते तो ये माइनस साइन हट जाता। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान dr, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो dr क्या होगा, कम होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। देखो
अपोजिट में डिपेंड कर रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, डी आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/e। तो अगर ई बढ़ेगा तो दो सरफेसेस के बीच का डी आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस घटेगी। अगर ई घटेगा तो दो सरफेस के बीच का डी आर क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बच्चों, इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है ये प्लस क्यू, अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो देखिए इसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसा बनेगा, ये स्फीयर बना दिया, कोई भी बना दिया। अब दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस पास बनेगा, तीसरा थोड़ा ज़्यादा दूर बनेगा, चौथा और ज़्यादा दूर बनेगा, ठीक है, पांचवा और ज़्यादा दूर बनेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जबकि हम ये मान के चलते हैं क्योंकि दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। ई का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, देखो इससे इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस और ज़्यादा, इसकी डिस्टेंस और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, वीक हो रही, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही। डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही, तो क्या हो रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी तो डी आर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन ये कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल उस समय 20 है, ये मान लो 18 है, ठीक है, तो यहाँ का 16 है, यहाँ का 14 है, यहाँ का 12 है। मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 2, यहाँ का 2, यहाँ का 2, यहाँ का 2। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वीक होने पे उन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डी आर बढ़ती जाती है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इस रिलेशन की वजह से। अब ये चीज बच्चों यही लागू नहीं होती, अगर आप एक लीनियर चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं तो इस पे भी वैसे ही बनेगा। मतलब ठीक है, तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ डिस्टेंस पे बनेगा, अगला वाला उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे बनेगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक सिलेंडर छोटा सा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ का पोटेंशियल मान लो हम ऐसा सोच लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 10 है तो यहाँ का क्या है 8 है, यहाँ का क्या है 6 है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। और हमको पता है कि जो लाइन चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, λ/2πε0r, जहाँ लैम्डा को बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जैसे जैसे दूर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे देखो कम है, यहाँ डिस्टेंस क्या है ज़्यादा, अभी और ऊपर हो रहा और ज़्यादा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से क्लियर कर दीजिए, ठीक है बच्चे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन ज़्यादा होगा, या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास आने पे देखो स्ट्रांग हो रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे क्या हो रहे हैं, पास आते जा रहे हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी बच्चों ये कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, काटेंगे नहीं। जैसे अब एक इक्विपोटेंशियल ये है तो दूसरा ये पॉसिबल ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो हमको क्या पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो उस समय इस पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होनी चाहिए। जबकि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। और आपको पता है किसी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। किसी एक ही पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक डायरेक्शन में होती है, जबकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बताता है कि किसी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी, तो इधर। अब अगर ये भी पॉसिबल होता तो इधर।
तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती, और ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे केवल एक ही डायरेक्शन में होगी, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम कह सकते हैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। ऐसी एक प्रॉब्लम है कि अगर ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, ये तीनों क्या है, ऐसे प्लेन है पूरे पूरे, ये प्लेन, ठीक है, ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, तो हमको ये बताना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बताना है वैल्यू एंड डायरेक्शन किसकी, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कैसे हम बता पाएंगे, सोचिए। तो बच्चों आपको पता है बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनती है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये जो एक ये प्लेन है, एक ये, और इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अब इसके परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे होगा ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे होने के साथ साथ इधर जाएगी या इधर जाएगी, ये कैसे डिसाइड होगा, ये यहां से डिसाइड होगा कि हम ये देखेंगे बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम आगे बढ़े तो पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए। तो अगर आपने इधर डायरेक्शन लेने की कोशिश की तो क्या होगा, जैसे यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो गलत हो रहा है, क्योंकि हमको पता है ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीज। दैट्स वाई हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर लेनी है। आगे बढ़ने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, आगे बढ़े कम होगा, देखो 30, फिर और आगे बढ़े 20, और आगे बढ़े 10, तो आगे बढ़ने पे पोटेंशियल कम हो रहा है, तो ऐसे बनेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म होगी, कैसे पता चला, क्योंकि किसी भी प्लेन, ठीक है, प्लेन वेवफ्रंट कब मिलते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी हर जगह, चाहे यहाँ निकालिए, चाहे यहाँ निकालिए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, हर जगह, ठीक है। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप देखें कि डायरेक्शन किधर होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे भाई, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे ये है और प्लेन से 90 डिग्री पे ये है, तो अगर आप देखिए तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 90, ठीक है। तो ये बनेगा 90 + 30, यानी कि ये कितना बनेगा 120 डिग्री, यानी कि डायरेक्शन ऑफ E इज 120 डिग्री फ्रॉम +x एक्सिस, ठीक है, 120 डिग्री पे होगी। हमको बच्चों इसकी वैल्यू भी बतानी है, तो वैल्यू के लिए आपको पता है कि E का वैल्यू क्या होता है, माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा R। तो देखिए डेल्टा V का तो मतलब, माइनस का तो मतलब ये होता था कि वो आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, वो तो हम देख ही चुके हैं। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब डेल्टा V अपान डेल्टा R। तो कोई भी दो सरफेस ले लीजिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक की बात कर लो, इसी पे निकाल देते हैं। तो इस पॉइंट को अगर मैं कह दूँ, यहाँ ये O था ओरिजिन, ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है। तो B से C को अगर आप ध्यान से देखें तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, देखो B पे पोटेंशियल कितना था, ये पूरे पोटेंशियल 30, यहाँ C पे पोटेंशियल हर जगह 20, यानी कि डेल्टा V कितना हो गया, ये हो गया, घटा दो दोनों को, 30 - 20, यानी कि कितना हो गया डेल्टा V, ये वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। मैग्नीट्यूड में इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। अपान में डी आर बच्चों ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस लेनी है, यानी कि हमको यहाँ पे BC चाहिए। तो BC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए, वहाँ पे दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होता है कि ये 10 सेंटीमीटर का पॉइंट है, ये 20 सेंटीमीटर पॉइंट है, ये 30 सेंटीमीटर पॉइंट है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, जो हम लिखना पहले भूल गए थे, ठीक है। तो अब बच्चों क्या है कि यहाँ से
बी सी हमको चाहिए। सोचो ए बी आपको पता है कितनी, ये 20 ये 30, तो ये ए बी कितना हो गया 10, तो यहाँ पे आपको ए बी मिल गया 10। तो आपको देखिए ना, आपको ये एंगल पता है, ठीक है, इस एंगल के हिसाब से ये तो 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सीधी सी बात है कि इस एंगल के हिसाब से अगर देखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन होगा, तो साइन 30 इज इक्वल टू आ जाएगा बी सी अपान ए बी, यानी कि बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन 30। वैल्यू पुट कर देंगे तो बी सी इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी की वैल्यू 10 साइन 30 1/2, यानी कि आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे जब ये बी सी को ही डी आर लिख सकते हैं आगे चल के, यानी कि E बराबर हो जाएगा, तो E बराबर आ गया डेल्टा V मतलब 10 वोल्ट, डेल्टा R मतलब 5 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 मीटर में हो गया, यानी कि आ गया 200 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी 120 डिग्री। अब चाहे इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलाम लिखिए या वोल्ट पर मीटर लिखिए, कुछ भी लिखिए सही है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों अच्छे क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।